आइए, आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है बीए भाग 2 सेकंड पेपर भारत का भूगोल, इसके अंतर्गत सेकंड यूनिट प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं उसमें एक संसाधन है सॉइल्स। तो एज पर सिलेबस सॉइल्स के अंतर्गत टाइप्स ऑफ सॉइल्स, क्लासिफिकेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मृदा का प्रकार, मृदा का वर्गीकरण और उनकी विशेषताएं। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं उसमें कुछ संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके अंतर्गत मृदा संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, खनिज संसाधन एवं शक्ति संसाधन। समस्त संसाधनों को देखा जाए तो ये सब मानव विकास के लिए अत्यावश्यक होते हैं और मानव जो स्वतः एक संसाधन होता है इन समस्त संसाधनों को नियंत्रित करता है, अपने उपयोग के लिए अपने अनुरूप निर्मित करता है। तो आज के इस व्याख्यान में भारत में मृदा का वितरण, मृदा की विशेषताएं और उसकी उपयोगिता के बारे में जानेंगे। मृदा या मिट्टी, इसका सामान्य अर्थ होता है भू सतह पर या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थ। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट ने इसको परिभाषित करने का भी प्रयास किया है। उन्होंने कहा मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति एवं ह्यूमस के योग से बनती है। मतलब जो मृदा बनती है चट्टानों के टूटने फूटने चटकने से, असंगठित पदार्थों के संगठित होने से, और उसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है जो वनस्पतियों से एवं जीवों के अंश से आता है। मृदा की जो उत्पत्ति होती है मूल शैल या पितृ शैल से होती है। मिट्टी में पाए जाने वाली प्रादेशिक विभिन्नताओं का संबंध पैतृक शैल के प्रकार, जलवायु, वहाँ की वनस्पति, वहाँ पर पाए जाने वाले पशु संपदा, इनसे संबंधित होता है। मृदा में वनस्पतियों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, पोषण की क्षमता पाई जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता कृषि उपज को प्रभावित करता है। मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का केंद्रीकरण प्रभावित होता है। भारत में मिट्टी के निर्माण एवं वर्गीकरण के जो आधार हैं उसमें मूल पदार्थ, शैल, वनस्पति, निर्माण स्थान, उनके कण, निर्माण अवधि, धरातली दशाएं, उसके पोषक तत्व, रंग, चट्टानों की संरचना आदि पर डिपेंड करता है। यह जो भारत का मानचित्र बताया गया है, पहले मानचित्र में देखें आप लोग भारत में शैलों का वर्गीकरण। जियोलॉजिकल मैप अगर देखा जाए तो विभिन्न युगों में, विभिन्न महाकल्पों में विभिन्न शैलों की उत्पत्ति हुई है और कदाचित उन्हीं शैलों के टूटने चटकने से मृदा का निर्माण हुआ है। तो प्रथम मानचित्र में आप लोगों को शैलों का वर्गीकरण दिखाया गया है और द्वितीय मानचित्र में भारत की मिट्टियों का क्षेत्रीय वितरण बताया गया है। जब हम अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट रूप से दोनों मानचित्र को सामने रखें, जियोलॉजिकल मैप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स, दोनों मानचित्र को तुलनात्मक रूप से रख करके अध्ययन करें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के अनुसार भारत की मिट्टियों को वर्गीकृत किया गया है जो कि लगभग पूरे देश में मान्य है। वर्गीकरण के अंतर्गत कांप मिट्टी जो 1425 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में भारत में विस्तारित है, जिसका प्रतिशत 43% के लगभग है। काली मिट्टी जो 17% के लगभग है। लाल पीली मिट्टी 16.7%, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी
क्षारयुक्त मिट्टी, दलदली मिट्टी और अन्य मिट्टियाँ। इन मिट्टियों के वितरण को वृत्तारेख के माध्यम से ये दिखाया गया है। इस मानचित्र के माध्यम से मृदा के वितरण को हम भली भांति समझ सकते हैं। मृदा के वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे उत्तर भारत की मिट्टियाँ या मैदानी मिट्टियाँ जिनको कहा जाता है। गंगा अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के अंतर्गत जितनी भी नदी घाटियाँ हैं उन क्षेत्रों में इस मिट्टी का निक्षेप या विस्तार पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति को देखा जाए तो क्वाटरनरी पीरियड्स, जिसकी अवधि अभिनव काल से लेकर 1 करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि मानी गई है, अर्थात यह अत्यंत नवीन मृदा के अंतर्गत आता है। यह मिट्टी उत्तर भारत के विशाल मैदान में लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो देश के लगभग 35 से 40% भूभाग को घेरे हुए हैं। ये आंकड़े एग्जैक्ट नहीं होते, अलग अलग लेखकों के द्वारा अलग अलग रेफरेंस बुक में देखा जाए तो ये आंकड़े थोड़े से अंतर हो सकते हैं, लेकिन यह सर्वविदित है कि कांप मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है। नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी जलोढ़ या कछारी मिट्टी है। यह मिट्टी हल्के भूरे रंग या पीले रंग की होती है। जलोढ़ मिट्टियों को उनकी संरचना के आधार पर 3 वर्गों में रखा जा सकता है। बांगर मिट्टी, जिसको पुरातन जलोढ़ भी कहा जाता है, खादर मिट्टी, जिसको नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है, और क्षारी मिट्टी। बांगर मिट्टी पूर्व में मैदानी भागों में जहाँ बाढ़ का जल प्रवेश करता था वहाँ पर ये मिट्टियाँ, कांप मिट्टियाँ निक्षेपित हुई हैं, और खादर मिट्टी वर्तमान में जहाँ पर नदी घाटियों में बाढ़ का जल फैल जाता है उन प्रदेशों में निर्मित होते हैं। क्षारी मिट्टी बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी के बीच बीच में चूने की जो गठीले सैलें होती हैं, जिसके कारण से उन क्षेत्रों की मिट्टी क्षारी हो जाती है, जो अनुपजाऊ हो जाती है। इस मिट्टी की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये मिट्टियाँ अत्यंत उपजाऊ होती हैं। कृषि की दृष्टिकोण से ये मिट्टी क्षेत्र भारत के खाद्यान्न कटोरा के अंतर्गत आते हैं। कांप मिट्टी में एल्यूमिना का योग, लोहा का योग, चूना का योग सर्वाधिक होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फेट की कमी होती है। अगर पीएच मान को देखा जाए तो इस मिट्टी में ये प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती है, और विशेष करके उत्तर भारत के राज्यों में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में इस तरह की कांप मिट्टियाँ या जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। दूसरी प्रकार की मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी रंग के कारण से इसका नामकरण हुआ है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में देखें तो अपर क्रिटेशियस से इओसीन युग तक 16 करोड़ वर्ष पूर्व इस मिट्टी की उत्पत्ति मानी गई है। यह मिट्टी अत्यंत प्राचीन एवं परिपक्व है। इसे कपास की मिट्टी भी कही जाती है। जियोलॉजिकल मैप में अगर देखें तो भारत के पश्चिम की ओर, जिसको दक्कन लावा प्लेट कहा जाता है, ज्वालामुखी के निस्राव से, लावा के जमने से कालांतर में यहाँ पर काली मिट्टी की उत्पत्ति हुई है। कण, संगठन, रंग एवं परतों की मोटाई के अनुसार इसे उपवर्गों 3 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। गहरी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। यह मिट्टी परिपक्व होने के कारण अत्यंत उपजाऊ होती है। अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें समझने के लिए तो यहाँ पर इस मिट्टी को कन्हार मिट्टी भी कहा जाता है, और कन्हार मिट्टी से आप भली भांति परिचित हैं। ग्रीष्मकाल में इन मिट्टियों में बड़े बड़े दरार आ जाते हैं। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें घुलनशील तत्व बहुत अधिक होते हैं। वर्षा के दिनों में मृदा पूरी तरीके से घुल करके बिखर जाती है और ये चिपचिपी हो जाती है। इसको कन्हार मिट्टी स्थानीय भाषा में कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टी को देखी जाए तो काली मिट्टी
कपास के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। इसे रेगड़ मिट्टी भी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा, उत्तर कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के सीमांत क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से गेहूँ, कपास, गन्ना, तिलहन के अंतर्गत मूंगफली, अन्य फल और सब्जियों का बहुतायत से उत्पादन होता है। पुनः एक बार भारत में मृदा के प्रादेशिक वितरण वाले मानचित्र को देखें, रॉक स्ट्रक्चर वाले मानचित्र को देखें, एक दूसरे के ऊपर मानचित्र को सुपर इम्पोज्ड करें तो ये क्षेत्र हमें पता चल जाता है। लावा का बिखराव जहाँ जहाँ हुआ था, काली मिट्टी का विस्तार यहाँ पर हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी महत्वपूर्ण मिट्टी है लाल व पीली मिट्टी। इसका विस्तार भी काली मिट्टी के क्षेत्र के बराबर है। लाल पीली मिट्टी, इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में देखें तो यह मिट्टी अत्यंत प्राचीन आद्य तथा कैम्ब्रियन शैलों के टूटने चटकने से बनी है। और आप सबको पता है आद्य महाकल्प की शैलें या कैम्ब्रियन युगीन शैलें 60 करोड़ वर्ष पूर्व की शैलें मानी जाती हैं और इससे बनने वाली मृदा भी निश्चित रूप से अत्यंत प्राचीन मृदा होगी। रचना की दृष्टिकोण से इस मृदा को दो वर्गों में रखा गया है, लाल दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। लाल मिट्टी नाम से स्पष्ट हो रहा है, इस मिट्टी का जो रंग है फेरस की अधिकता के कारण से, लौह तत्वों की अधिकता के कारण से मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। कहीं कहीं पर इसका रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला या मिला हुआ काला भी दिखाई देता है। इस तरह की मिट्टी पूरे भारत में लगभग 19-20% क्षेत्र को कवर किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकांश क्षेत्रों में इसी तरह की लाल पीली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी कृषि की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसमें विशेष करके धान की खेती की जाती है नदी घाटियों में, और उच्च स्थल भागों में ज्वार बाजरा भी पैदा किया जाता है। तो ये दूसरे प्रकार की लाल पीली मिट्टी का विस्तार भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, राजस्थान में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट शैलों की अधिकता से के टूटने चटकने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह मिट्टी पोरस भी होती है, रंध्रयुक्त होती है। कुछ क्षेत्रों में इस मृदा में कंकड़ के अंश अधिक पाए जाते हैं। ये पोरस होता है, छिद्रयुक्त होता है। अगले वर्ग में आता है लेटराइट मिट्टी। भारत में देखें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विशेष करके इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अधिक वर्षा चट्टानों पर अपक्षलन या लीचिंग की क्रिया से सिलिका एवं चूना के अंश रिस कर मिट्टी के नीचे चले जाते हैं एवं लोहा और एल्यूमिना के कण ऊपर आ जाते हैं। जल प्राप्त करने पर यह मिट्टी अत्यंत लिचलिची हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है और सूखे के दिनों में मिट्टी सख्त हो जाती, ईंट के समान कठोर हो जाती है। इसलिए इसका नामकरण लेटराइट मिट्टी हुआ है। रंग लाल हो जाता है। भारत के लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। विशेष करके कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम घाट, असम के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस मिट्टी में लोहा का अंश सर्वाधिक 18%, सिलिका 32%, एल्यूमिना 25% के लगभग पाई जाती है। उपजाऊ की दृष्टिकोण से यह मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती। इस मृदा में काजू, नारियल एवं पेपर मिल के लिए कुछ विशेष प्रकार के लकड़ियों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। चाय, कहुआ का भी उत्पादन इस प्रकार के मृदा में की जाती है। खाद्यान्न उत्पादन के दृष्टिकोण से यह मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। अन्य प्रकार की मिट्टियाँ, इसमें प्रमुख है मरुस्थली मिट्टी, एराइड सॉइल या डेजर्ट सॉइल जिसको कहा जाता है। इस प्रकार की मिट्टी शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है, जहां वर्षा कम होती है। इस तरह की मिट्टियों का विस्तार वहां पर पाया जाता है। भारत में इसके वितरण को देखा जाए, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण हरियाणा में इस तरह की मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। ग्रीष्मकाल में तेज हवाओं के साथ रेत इनके साथ बह करके उड़ते हुए चलते हैं। यह मिट्टी
अनुपजाऊ होती है। अगर सिंचाई सुविधाएं विकसित की जाएं तो इस मिट्टी में भी कृषि फसलों का उत्पादन संभव है, जिसमें गेहूं, गन्ना, ज्वार, कपास, अन्य प्रकार की सब्जियां इस मिट्टी में उत्पन्न की जा सकती हैं। अगली प्रकार की मिट्टी है लवणीय या क्षारीय मिट्टियाँ। भूमि की निचली परतों के क्षार या लवण युक्त वाष्पीय क्रियाओं के कारण, जिसको कैपिलरी एक्शन कहा जाता है, ऊपरी परतों तक पहुंच जाती हैं और मृदा अनुपजाऊ हो जाती है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इस तरह की क्षारीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि पूर्व में ही हमने बताया, कांप मिट्टियों का जो वर्णन किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश के बीच में कुछ कुछ भागों में जहाँ पर चूना के ग्रेनुअल्स होते हैं, गठीले शैले पाए जाते हैं, वहाँ पर क्षार के विस्तार कारण मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। इसको क्षारीय मिट्टियाँ कहते हैं। हालांकि इसका विस्तार भारत में बहुत कम क्षेत्रों में है। भूमि बंजर होती है। सिंचाई की सुविधाएं होने पर ये मिट्टी कुछ हद तक कृषि फसलों का उत्पादन इसमें की जा सकती है। अगली प्रकार की मिट्टी है दलदली मिट्टियाँ। पीट और दलदली मिट्टियाँ अप्लावित हो जाती हैं, डूब जाती हैं। मिट्टी का रंग काला होता है, दलदला भूभाग होता है। इसमें जीवांश की बहुलता पाई जाती है और इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा 40% से अधिक होती है। अत्यंत उपजाऊ होती है। नदी घाटियों के मुहाने, उड़ीसा का तटीय भाग, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन क्षेत्र, बिहार के उत्तरी सीमा में इस तरह की दलदली मिट्टियाँ और पीट मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो हम इसको ध्यान से देखें, एक बार पुनः याद करें। भारत की मृदा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। उत्तर के विशाल मैदान की मृदाएं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश या जम्मू कश्मीर की पर्वतीय मृदा, और दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय मृदाएं। इसके अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों की मृदा या दलदली मृदाएं। तो सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत में मृदा का वितरण, वो कांप या कछार मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इस तरह से मानचित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से भारत में मृदा के प्रकार, उसके वर्गीकरण और उसकी विशेषताओं को बताने का प्रयास किया गया है। यह जो व्याख्यान तैयार किया गया है, इस व्याख्यान में कुछ संदर्भ ग्रंथों का भी सहयोग लिया गया है। भारत का बृहद भूगोल, डॉक्टर चतुर्भुज मामोरिया। भारत का बृहद भूगोल, डॉक्टर PR चौहान, महात्म प्रसाद। इस तरह से एक दो अन्य किताबों का भी रेफरेंस इसमें लिया गया है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ BA द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए यह व्याख्यान उपयोगी होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और डीपली जानकारी के लिए रेफरेंस ग्रंथों का अध्ययन आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें पुनः मोबाइल के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें दोबारा पूछ सकते हैं। एक बार उम्मीद करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। BA सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए यह व्याख्यान अत्यंत उपयोगी होगा। जय हिंद।